हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है उसको हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और प्रत्येक तत्व में कितने परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु संकेत क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के क्या काम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो इसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कहते हैं। अंग्रेजी में हमें इसे क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कहेंगे। अगर इसी तरह के और भी अध्यायों को वीडियो आपको देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां पे सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपके लिए सुविधा के अनुसार होगी और आप देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्याएं आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा ताकि आने वाले एग्जामों में आपको कोई समस्या न रहे और उसे लेकर कोई आपके मन में जिज्ञासा हो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 को शुरू करते हैं, परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अध्याय 3 में हमने देखा था कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण ही होता है। तो कोई भी पदार्थ जो होते हैं उनका जो अस्तित्व है वो पदार्थ के परमाणु और अणुओं के कारण ही होते हैं जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। तो क्योंकि उनके जो बनावट होते हैं और ये स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, उनके जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो अलग होते हैं। उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनकी भी जो स्ट्रक्चर होती है या जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं। अब हम क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? तो ये जो है कि असत्य कथन है। परमाणु जो होते हैं वास्तव में विभाज्य हैं, क्योंकि हम आगे चलकर इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि जो परमाणु होते हैं वो 3 उनके कण हैं और 3 कणों में वो विभाज्य हैं। लेकिन आने वाले समय में वो भी कण जो होते हैं कि विभाज्य हो जाएंगे। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन भी हो गया है तो वो भी विभाज्य ही है। तो मेनली जो होते हैं कि परमाणु किसमें विजय, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सभी परमाणु के ही कण हैं। जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो जो परमाणु होते हैं उनके अंदर और भी छोटे घटक विद्यमान हैं। इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। जो परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत जो है कि एक संकेत तो स्थिर विद्युत था और दूसरा जो था कि विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत का चालन की परिस्थितियों से अध्ययन से मिला है। अब हम आगे 4.1 में देखते हैं पदार्थों में आवेशित कण। आवेशित का मतलब होता है चार्ज कण। तो पदार्थ में कौन से कण होते हैं जो आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पदार्थ में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। अब हम क्रियाकलाप 4.1 को देखते हैं। एक सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी की छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? तो हाँ, जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी जो होती है वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है।
कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए, इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो जो वो सिल्क की जो कांच की जो छड़ होगी, वो सिल्क के कपड़े से जब हम उसको रगड़ेंगे तो जो हवा के जो गुब्बारे होंगे, भरे बैलून होंगे, वो उन्हें आकर्षित करने लगते हैं कांच की रॉड। तो इन क्रियाकलापों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो दो वस्तुएं होती हैं, उन्हें जब हम आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो जो भी दो वस्तुएं होती हैं, अगर हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिलता है जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। ये पता कब चला कि हमने जाना कि परमाणु जो होते हैं विभाज्य होते हैं और आवेशित कणों से बना होते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। तो जो परमाणु के आवेशित कण हैं, उनके पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने यह पता कर लिया था कि जो परमाणु होते हैं वो साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु इलेक्ट्रॉन तो विद्यमान होता ही है। इसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इसे इनका जो नाम था जे थॉमसन, कहीं कहीं आपको जे थॉमसन करके भी नाम दिया रहेगा, तो आप दोनों नामों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। एक ही नाम है, जे थॉमसन कहिए या जे थॉमसन। तो इस में हमने जे थॉमसन करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले इंजीनियर गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी। तो गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिन्हें हम केनाल रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते थे? तो केनाल रे के नाम से जानते थे। ये नई एक विकिरण थी। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। तो जो केनाल रे था वो धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा दूसरे जो अपरमाणु कण थे उनका खोज हो गया। तो पहला हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन था। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन था। दूसरा कण हमारा आ गया क्या? कण का खोज हुआ, जिसे हम प्रोटॉन नाम दिए। क्या दिए? प्रोटॉन। तो आगे हम देखते हैं, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। तो जो इनका चार्ज जो था कि वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो चार्ज था तो वो जो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर था। तो अगर इसका चार्ज समान है तो इसका भी चार्ज समान होगा। तो इनका द्रव्यमान किंतु विपरीत था। आगे क्या कहा है? किंतु विपरीत था। तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था क्या था? निगेटिव था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा क्या था? निगेटिव था। और प्रोटॉन का चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। दोनों का चार्ज जो था कि समान था, लेकिन विपरीत था। मान लीजिए इसका अगर 10 वैल्यू है तो इसका भी 10 वैल्यू था, लेकिन चार्ज जो था कि विपरीत था। वो अगर इसका माइनस में है तो इस प्रोटॉन हमारा क्या था? प्लस में था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। तो जो इनका द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना था केनाल रे का, जिसे हम आगे चल के प्रोटॉन नाम दिए थे। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। इनका क्या नाम दिया गया? तो प्रोटॉन नाम दिया गया था। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जो द्रव्यमान होते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इनको प्रोटॉन नाम। समानतः इलेक्ट्रॉन को -e ये हमको निगेटिव अति दर्शाता है, ये चार्ज को, कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होंगे वो क्या होंगे? ऋणायन होंगे। और जो प्रोटॉन पर वो चार्ज होंगे वो धनायन होंगे। प्रोटॉन पर जो आवेश होंगे वो धनायन होंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, इसका आवेश +1 लिया जाता है। तो जो प्रोटॉन होते हैं उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 इकाई होता है। आवेश जो होता है +1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, माने शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या नगण्य होगा,
मैंने शून्य के बराबर समझ सकते हैं, या और आवेश जो होगा कि -1 माना जाता है। -1 किसका आवेश है? तो इलेक्ट्रॉन का माना जाता है। ये सब माना गया है कि परमाणु जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। ये सब माना गया उस समय कि जो परमाणु होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। तो यह पता चला कि जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। अब हम 4.2 में परमाणु की संरचना के बारे में देखेंगे। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है इस पर हम लोग देखते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार क्या था, परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा को गलत साबित कर दिया। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, जो कभी विभाजित नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं, तथा वो अविनाशी होते हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने परमाणु के दो कणों को खोज लिया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो ये जो दोनों कण थे मूल कण, उन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो कभी आपसे पूछे कि परमाणुओं की संरचना का पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो जे टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन ने किया था। अब हम देखते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन साहब ने परमाणु के बारे में कौन सा मॉडल दिया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो टॉमसन साहब ने परमाणु के संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किए थे जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। जैसा कि हम चित्र 4.1 में देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा तरबूज है या क्रिसमस केक है, तो ये जो बीज होते हैं तरबूज में वो हमारा क्या था, वो इलेक्ट्रॉन था। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को माइनस में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर ऋणात्मक जो होते हैं वो आवेश होते हैं। और जो इसको हमने प्रोटॉन माना था और कहा था जो टॉमसन साहब ने कि ये धनात्मक गोले होते हैं और ये ऋणात्मक गोले होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो थे वो भीतर में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें टॉमसन का परमाणु मॉडल कहा गया। अब हम टॉमसन साहब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से 1940 का जन्म 18 सितंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 ईस्वी में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो टॉमसन साहब को 1906 ईस्वी में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1906 में। किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला में निदेशक थे। उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला था। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वह धन आवेशित गोले का बना होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनमें इसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु में होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश पाए जाते हैं, इसीलिए जो होते हैं तो वो परमाणु जो होते हैं वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन ने मॉडल
से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो अल्फा रे को किससे टकराया गया था? सोने की एक पन्नी से, जिसे हम औरम भी बोलते हैं। AU ये सोना का संकेत है। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो सोने की जो पन्नी थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अतः ये धनावेशित हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान जो होता है 4U माने 4 यूनिफाइड होता है। कितना होता है? 4 यूनिफाइड यूनिट होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। जैसा कि हम चित्र 4.2 में देख सकते हैं, ये हमारा अल्फा किरण है। ये सभी क्या है? हमारा अल्फा किरण है। ये हमारा जो है कि सोने के परमाणु है। तो उन्होंने जब अल्फा किरण को सोने की पतली परत से पास किया तो वो जो कुछ कण थे अल्फा पार्टिकल के, वो सीधे क्रॉस करे जाते हैं और तो बहुत सारे जो अल्फा रे थे वो पार कर जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा रे जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये पाया और उन्होंने इसको पाकर क्या कहा? लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, जैसा कि चित्र हम 4.2 में देख सकते हैं। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए और कुछ अल्फा कण जो थे वो सोने के पन्नी से बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। और आश्चर्यजनक था कि जो प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो था कि वो वापस आ गया, रिटर्न उन्हीं के पास आ गया। अल्फा रे के मैंने उसी डायरेक्शन में उनका प्रकीर्णन हुआ। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। रदरफोर्ड इंजीनियर रदरफोर्ड 1871 से 1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रो में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी होती है उनका जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1908 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और रेडियोधर्मिता और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज के लिए उन्हें प्रसिद्धि भी मिली थी। वो उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा गया। प्रत्येक पत्थर को दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह उसे 10 बार दोहराए तो वह 10 बार आवाज़ को सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर
रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। तो उन्होंने इन प्रयोगों को करके रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो परमाणु के भीतर का अधिकतर जो भाग है वो खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ही कम कणों के साथ मार्ग से विक्षेपित हुए थे, तो जिससे उन्होंने कहा कि जो परमाणु में धनावेशित भाग जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। आगे उन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित थे। इस 180 डिग्री पर विक्षेपित का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधी रेखा, सरल रेखा में विक्षेपण। जैसे कोई पार्टिकल है, अगर हमने यहाँ से कोई प्रकाश की किरण या समझ लीजिए अल्फा रे मैंने क्रॉस कराया, तो ये जो इससे टकराकर पुनः इसी डायरेक्शन में आ जाए, पुनः इसी डायरेक्शन में आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? 180 डिग्री विक्षेपण कहलाता है। तो बहुत कम अल्फा कण थे जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो उन्होंने इससे पता चला कि जो सोने के जो बहुत बड़ा भाग है, परमाणु भाग, उनका जो द्रव्यमान है वो परमाणु के भीतर है और बहुत ही कम आयतन में है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय जो मॉडल था उन्होंने उसे प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकुलाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। वर्तुलाकार का मतलब हो जाता है कि सर्कुलर पाथ में। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में गति कर रही है तो वह हमारा वर्तुलाकार मार्ग कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम था। तो उन्होंने कहा था कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी उसको हम लोग देखते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या उसके वर्तुलाकार मार्ग में अगर घूमती है तो इलेक्ट्रॉन का अस्थायी होना, एक जगह इलेक्ट्रॉन जो होगा अस्थायी नहीं हो पाएगा, वो स्थिर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा गति करते रहेगा। इसीलिए ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था परमाणु मॉडल वो गलत हो गया। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। तो कोई भी जब गोलाकार पाथ रहेगा तो उसमें कोई भी कण जो रहेगा वो हमेशा त्वरित रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा, हमेशा गति करने के लिए वो एक्साइटेड रहता है। त्वरण के दौरान आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है। तो अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो परमाणु है वो अस्थिर है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या परमाणु अस्थायी होता है। क्या होता है? परमाणु अस्थायी होता है। इसीलिए उनका जो मॉडल था वो उनमें कमियां में आ गया। अब हम आगे देखते हैं बोर का परमाणविक मॉडल। तो बोर एक इंजीनियर से, साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणविक मॉडल दिया था। अब उस मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि नील्स बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की
विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहला पुस्तक क्या था? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा था एटॉमिक थ्योरी और तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो 3 इनकी मुख्य किताबें थी जो नील्स बोर ने लिखी थी। वो अपनी लेखों के आधार पर इन पुस्तकों को प्रकाशित किए थे। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा चित्र 4.3 है, किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर। तो ये मान लीजिए, ये किसी भी परमाणु का ये जो भाग होता है ये हमारा केंद्रक कहलाता है या नाभिक कहलाता है। नाभिक या केंद्रक कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रत्येक परमाणु के न्यूक्लियस में जो होता है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाह्य कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। और तो किसी भी परमाणु में मेनली जो होता है, मुख्यतः अभी तक 4 कक्षाएं हैं। मेनली जो होता है कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो कक्षाएं क्या क्या है? के है, एल है, एम है, एन है। ये सभी जो है कि कक्षाएं हैं किसी भी परमाणु के। तो हमारी जो एल कक्षा, के कक्षा होती है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एम कक्षा होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एन कक्षा होंगे, एन ऑर्बिट होते हैं, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के में कितने रहेंगे? 2, एल में 8, एम में 18 और हमारे एन में कितने रहते हैं? तो 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन या संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इस सभी को हम लोग नंबर के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये जो हमारी है 1, 2, ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारी कक्षाएं होती है। और sp d f जो होती हैं ये हमारा सब ऑर्बिट होता है, उप कक्षाएं होती है। अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1932 ईस्वी में जे चैडविक ने एक और परमाणु की खोज की। तो किसने खोज किया था? तो जे चैडविक ने खोज निकाला था 1932 ईस्वी में, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो ये जो था न्यूट्रॉन था वो अनावेशित था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, उसे अनावेशित कहेंगे। उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। और द्रव्यमान जो उसका था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। अंततः इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो होंगे वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर द्वारा प्रकट किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो विभिन्न कक्षाएं, जैसे हमने देखा था कि के, एल, एम, एन, ये सभी क्या है? परमाणु की कक्षाएं हैं, या 1, 2, 3, 4 हमने कहा था। तो वो सभी कक्षाओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे वितरित होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे
बोरबरी स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरबरी स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये परमाणुओं को विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण करते हैं, कैसे वितरित होते हैं, उनके बारे में इन्होंने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। तो इन्होंने कहा था कि जो किसी भी तत्व के अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो अधिकतम 2n² के बराबर होगी। कितना होती है? तो 2n के बराबर होती है। यहाँ पर जो n हमारा था वो कक्षा की संख्या होगी। क्या होगी? कक्षा की संख्या होगी। कक्षा की संख्या होगी। इसे हम 1, 2, 3 में भी लिख सकते हैं, या 4 हमने जाना था कि 1, 2, 3, 4 क्या है? कक्षा होती है। तो जो हमारा होता है तो पहला जो k होगा उसमें 2n², तो पहला ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 2 1 है तो 1² कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद अगर हम उसके बाद अगर हम l में देखें तो हमारा l में क्या हो जाएगा? l में क्या हो जाएगा? तो l के लिए क्या हो जाएगा? 2 और 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 4, तो कितना हो जाएगा? 8। तो हमारा l में कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसी तरह से उन्होंने आगे कहा कि इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष k के कोष में होंगी, जैसे 2 × 1² बराबर 2। तो जो हमारा k कोष होता है उसमें हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि k जो होता है कि वो पहला ऑर्बिट है, पहली कक्षा है, इसीलिए हमने यहाँ पे n के जगह 1 लिखा है। और जो l होते हैं वो दूसरी कक्षा है, तो उसी लिए हमने यहाँ 2 लिखा है। तो 2 × 2² 2 बराबर 8। तो जो हमारा l कोष होते हैं या दूसरे को कक्ष होते हैं उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष m कोष में 2 × 3² 18, 3 × 9 हो जाएंगे, गुना 2 हो जाएंगे, तो हमारा 18। तो जो हमारा तीसरा कक्ष है m कोष उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चौथे कक्ष n कोष में 2 × 4², तो 4 चौका 16 हो जाएगा, गुना 2, तो हमारा कितना? 16 दूना 32, तो अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारा सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी बाहरी कक्षा में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, हीलियम को छोड़कर। तो हीलियम का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो जो हमारा अधिकतम जो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी कक्षा के बाहरी में जो अधिकतम जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो अष्टक पुराना चाहते हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहली कक्ष से दूसरी कक्ष में तब तक नहीं जाते हैं जब तक कोई कक्ष को भर नहीं लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सोडियम को देखते हैं, तो सोडियम को जब हम देखते हैं, ये सोडियम है Na, तो ये हमारा मान लीजिए पहला कक्ष है, ये हमारा दूसरा कक्ष है, ये हमारा पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये हमारा तीसरा कक्ष है। अब देख लीजिए ये जो होते हैं, तो अब देखिए ये तीसरा कक्ष हो जाएगा, यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारा जो पहला कक्ष है, तो हमने देखा था कि हमारा पहला कक्ष में अधिकतम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमने दूसरा कक्ष में देखा था कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरा कक्ष में हमने देखा था कि अधिकतम जो होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा पहला कक्ष होगा उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन है। जब दूसरा कक्ष देखेंगे तो अधिकतम इसका परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का, तो अधिकतम दूसरे कक्ष में कितना रहेगा? तो 8 रहेगा। तो पहला कक्ष में 2 हो गया, और दूसरा कक्षा में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए हमने पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, दूसरा कक्षा में हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब तो हम देखेंगे कि तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? तो 18 रहना चाहिए। तो तीसरा कक्षा में
लेकिन जब हमने 2 और 8 लिख दिया तो सोडियम के पास तो अब तो एक ही बचा, तो हमारा तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए बाहरी कक्षा में जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो हमें कितना दिखा रहा है, तो हमारा 1 दिखा रहा है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में क्या है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, तो 8 और 2 10 हो गया, तो एक ही शेष रहेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए अगर मैग्नीशियम रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, एक और इलेक्ट्रॉन हो जाता, 2 हो जाता। अगर एल्युमिनियम रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता। अगर सिलिकॉन रहता तो यहाँ पर 4 हो जाता। अगर फास्फोरस रहता तो यहाँ पर 5 हो जाता। अगर सल्फर रहता तो यहाँ पे 6 हो जाता। अगर क्लोरीन रहता तो यहाँ पे 7 हो जाता। अगर आर्गन रहता तो यहाँ पे 8 हो जाता। और कोई भी तत्व 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो क्या होगा, अधिकतम 8 ही रहेगा। तो उससे ज़्यादा के लिए फिर क्या हो जाएगा, हम लोग चौथे कक्ष में चले जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था को चित्र 4.4 में दिखाया गया है। अब देखिए, 1 से लेकर 18 तक के तत्वों को हम लोगों को यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा पहला क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का 2 होता है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होते हैं। तो यहाँ पे इसने 1 लिख दिया। और किसी भी तत्व के जो ये नाभिक होंगे तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में मूव करते हैं। तो 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1s1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसी भी हीलियम को छोड़कर 2 ही रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1s2। ये हो गया 2। क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, अधिकतम 2 होते हैं। अब देखिए, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में अधिकतम जो है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो हीलियम का जो परमाणु संख्या है वो 3 है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में इंटर कर जाएंगे। बेरिलियम का 4 है, तो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोरोन का 5 होता है, तो दूसरी कक्षा में ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपको इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता तो यहाँ 1s1, यहाँ हो जाता 1s2, यहाँ क्या हो जाता 1s2 और 2s1। क्यों, क्योंकि पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 होते हैं। तो हमारा तो 1 तो हो गया। अगर बेरिलियम को कहता तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में क्या हो जाता, 2s, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो s तो पहला जो सब ऑर्बिट है उसमें 2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरह से हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको क्लोरीन का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया, 10 हो गया। 2p6 हो गया तो 3s2। अब बचा कितना, 3p। अब देखिए 2 4 10, 2 12, 12 6 देंगे तो 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2p5। ये क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया। आर्गन का हमसे कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हमारा आर्गन का हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए इसमें क्या है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 2, दूसरा में क्या है, 8 है। तो अधिकतम कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। 3 में कितना हो गया, इसमें क्या, तीसरका में हमने देखा था कि 18 रह सकता है। तो ये क्या हो गया, 2 6, तो अभी 10 रहेगा, तो p तक जाएगा, तो इसमें 18 रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 4.2 को देखते हैं। तो 4.2 में हमसे क्या कह रहा है कि अस्थायी परमाणुिक मॉडल तैयार करें। पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणु संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। अब हमारा एक वर्ड आता है संयोजकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वैलेंसिंग भी बोलते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता तो क्या होती है उसे हम लोग देखते हैं। हम
पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा परमाणु है, तो परमाणु के जो होते हैं कि ये नाभिक होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य कक्षा में मूव करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम सोडियम लेते हैं या लिथियम लेते हैं या बेरिलियम, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अब मान लीजिए कि हमने कोई तत्व लिया, ये परमाणु संघ है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो है कि पहला जो कक्ष है वो तो पूरा है, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो हमारा जो लिथियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब बेरिलियम का देखिए, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ एक और यहाँ दो, तो बेरिलियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ देखिए बोरोन में इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, चार है, तो ये इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाँच है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। पाँच हो जाएगा या तीन भी हो सकता है। अब सर पूछिएगा कि ऐसा क्यों पाँच या तीन, तो जब इसके अंतिम कक्षा में पाँच इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम अधिकतम जो होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पुराना चाहते हैं, तो या तो 5 ये इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये खोएगा तो संयोजकता उसकी 5 हो जाएगा। अगर ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अगर ये अपना अष्टक पूरा लेगा तो उस समय इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब त्यागेगा तो 5 हो जाएगा, अगर ग्रहण करेगा तो संयोजकता नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, और ये जो होगा कि इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगी। यहाँ देखिए फ्लोरीन का जो संयोजकता है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, 7 है। तो ये अष्टक पुराने के लिए 8 अंतिम कक्षा में पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करती है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, और अम्लीय मूलक हो जाएगा या इस पर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज। लेकिन यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरन ये सब पर क्या हो जाएगा, तो ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सभी पॉजिटिव रेडिकल हो जाएंगे और ये निगेटिव हो जाएगा। और नियॉन को देखिए तो इसके अंतिम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या हो जाती है, अक्रिय गैस है। इसकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। संयोजकता अक्रिय गैस की कितनी होगी, शून्य होगी। जिस भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम के 2 है तो संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम की 3 है तो संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन की 4 है तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। फास्फोरस की 5 है तो इसकी 5 या 3 हो जाएगी। सल्फर की 2 हो जाएगी। क्लोरीन की -1 हो जाएगी। और आर्गन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। तो जिस तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं तो वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन जो शक्ति होगी या संयोजकता जो होगी वो शून्य होती है। ऐसे तत्वों की जो संयोजन शक्ति होगी या संयोजकता होती है वो शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो हम देखते हैं तो हीलियम जो परमाणु होते हैं वो अक्रिय गैस में आते हैं और उनके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो डुएट पूरा लेते हैं। एक्सेप्शन में इन्हें हम ले सकते हैं। और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो कोई भी तत्व होते हैं तो उनमें हीलियम को छोड़कर सभी में 8 जो होते हैं वो तो परमाणु हो पाने का या अष्टक पुराने का कोशिश करते हैं। तो अगर किसी भी तत्व के या परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम लोग सक्रिय नहीं कहते, अक्रिय कहते हैं। वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और जो सक्रिय तत्व होते हैं उनमें परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अगर वो किसी से अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी प्रवृत्ति है, वो सिर्फ अपना औष्टक और उदासीन होने के लिए वो अणुओं की प्रवृत्ति होती है। वो परमाणु से मिलकर कोई भी तत्व यौगिक बनाते हैं। माना जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी अक्ष को अष्टक माना जाता है। जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग अष्टक के रूप में भी जानते हैं या माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करती है। कोई भी परमाणु होते हैं वो अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए ही क्रिया करती है। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या त्याग करने से होता है। तो वो किसी से जब क्रिया करेंगी या अपने आप को अष्टक पुराना चाहती हैं तो वो या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगी या उनको किसी से ग्रहण करेंगी या उनका त्याग करने से वो अपने आप को अष्टक पुराएंगी या स्टेबल कर पाती हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। तो हम संयोजकता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, स्थानांतरण होगा, या वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाएगी या संयोजकता कहलाती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्य कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अतः एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए उनकी संयोजकता जो होती है वो एक होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है? तो क्रमशः 2 और 3 जो होती है, माने 2 मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की 3 संयोजकता होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमने फ्लोरीन को देखा था या क्लोरीन को देखा था, तो फ्लोरीन परमाणु के बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्य कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी जो संयोजकता होगी वो अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। इस तरह फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारा होता है उसकी जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6 होती है, तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में समय लगेगा या ये संभव नहीं हो पाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी से ग्रहण करके ये अपना अष्टक पुरा लेते हैं। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे इससे जो फ्लोरीन का जो 8 में से 6 हम घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा और यही 2 क्या हो जाता है तो संयोजकता हो जाएगी किसकी? तो ये संयोजकता हो जाएगी किसकी? तो ऑक्सीजन की। किसकी संयोजकता हो जाती है? तो 2 हमारा ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाती है, लेकिन इस पे ऋणात्मक चार्ज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? निगेटिव आ जाते हैं, ऋण आयन हो जाते हैं, ऋणायन हो जाते हैं।
ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन कीजिए। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। तो किसी भी प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित जो होती है वो संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। तो हम देख सकते हैं सारणी 4.1 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा परमाणु की संयोजकता यहाँ पे दिया हुआ है। तत्व का नाम है, प्रतीक है, परमाणु संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, ये सभी हमारा ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं या ऊर्जा स्तर हम इन्हें कहते हैं। तो हमारी 4 मुख्यतः कक्षाएं होती है K, L, M, N। इसी में 4 कक्षाएं में पूरी तत्व आ जाती है। तो इसके सब ऑर्बिट को हमने देखा था, SDF, SDPF, ये सभी सब ऑर्बिट है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रतीक जो होता है H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है और इसका जो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा जो संयोजकता होगा 1 हो जाएगा। हीलियम जो होता है He होता है, परमाणु संख्या 2 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होती है। इसके जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे तो इसकी संयोजकता होगी 0, क्योंकि हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस में आती है और अक्रिय गैस किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो एक्सेप्शनल जो होते हैं कि हीलियम ही है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो अक्रिय गैस है, अन्यथा सभी जो अक्रिय गैस होती हैं उसके अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपना अष्टक पूरी कर चुकी होती हैं, इसीलिए वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। हम लिथियम को देख सकते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 3 होते हैं। इसके जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो 1 होती है, इसीलिए हमारा जो संयोजकता होता है 1 होता है। बेरिलियम का संयोजकता 2 होता है, बोरन का हमारा 3 होता है, कार्बन का 4, इसी तरह से नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1। नियॉन हमारा क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, नियॉन हमारा अक्रिय हो जाता है तो इसलिए 0 संयोजकता हो जाती है। इसी तरह से लेकिन यहाँ से देख सकते हैं तो ये सभी जो होती है ये सभी ऋणात्मक होती है और ऊपर वाले सभी जो होंगे वो धनात्मक होंगे, ये सभी धनात्मक होंगे और नीचे वाले जो ग्रहण त्याग करते हैं वो पॉजिटिव और जो ग्रहण करते हैं वो निगेटिव साइन के साथ आते हैं। देख सकते हैं आर्गन है तो आर्गन का परमाणु संख्या 18, संकेत Ar होता है। जो न्यूट्रॉन रहते हैं ये हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है, ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके अंतिम कक्षा में देखिए पहला में 2 रहता है 8 और इसके अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय है तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सल्फर का अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ग्रहण करेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में देखते हैं। पहले हम परमाणु संख्या को देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलते। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z से निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या अणुओं की सभी परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। तो कोई भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या क्या होती है? तो उसकी परमाणु संख्या जो होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी। प्रोटॉन की संख्या जिसकी जितनी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। हाइड्रोजन के लिए Z1, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन Z6, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं। अब हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट के बारे में देखते हैं। एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट किसे कहते हैं? तो एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान इसमें विद्यमान, तो कोई भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होती है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए उन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसीलिए हम उन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो किसी भी परमाणु के जो संपूर्ण द्रव्यमान होंगे वो उसके नाभिक में, केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिफाइड यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6U + 6U 12। इसी प्रकार एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान है वो 27U होता है। 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई भी पूछेगा कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी भी तत्व परमाणु का परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या वह संख्या है उसमें जितनी विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या रहेगी वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 13 है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और द्रव्यमान क्या हो जाता है? तो किसी भी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु संख्या क्या हो जाती है? तो Z बराबर क्या हमारा हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमारा तत्व का नाम हो जाएगा। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से हम लोग, और यहाँ पे क्या रहता है? तत्व का प्रतीक। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा सोडियम, जैसे सोडियम लिखा, तो सोडियम का संकेत हो गया, तत्व का नाम संकेत हो गया Na। अब 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 13 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 हो गया और परमाणु संख्या 21 हो गया। तो 11 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? जब 11 है तो 23 में से हम 11 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो सोडियम में जो होगा कि प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। तो अगर पूछा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इतना है तो मास कितना होगा? द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मिलाकर ही द्रव्यमान बनता है। तो ये 23 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं समस्थानिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आइसोटॉपिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉपिक। समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि उसकी जो परमाणु संख्या जो रहती है वो अलग अलग रहती है। परमाणु संख्या जो होगी एक ही रहेगी, परमाणु संख्या एक ही रहती है लेकिन द्रव्यमान जो रहता है अलग रहे। समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या सेम रहती है, द्रव्यमान अलग अलग रहते हैं। अब हम इसको समझते हैं। प्राकृतिक में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इनके 3 परमाणविक स्पीसीज है। तो हाइड्रोजन के 3 जो होते हैं वो परमाणविक स्पीसीज होते हैं। पहला है प्रोटियम, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और परमाणु संख्या भी 1 होता है। उसके बाद प्रोटियम के बाद हमारा दूसरा है ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम परमाणु संख्या एक ही होता है लेकिन द्रव्यमान 2 होता है, इसे डी से इंडिकेट करते हैं। एक आता है हमारा तीसरा जो होता है ट्राइटियम, परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान जो होता है 3 होता है, इसे टी से इंडिकेट करते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रत्येक की जो परमाणु संख्या है वो 1 है, सामान्य है, लेकिन द्रव्य संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण कार्बन का परमाणु संख्या 6 और कार्बन का यहाँ परमाणु संख्या 6, लेकिन द्रव्यमान जो है कि 12 है, यहाँ द्रव्यमान जो है कि 14 है। जब हम क्लोरीन को देखते हैं तो यहाँ क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान 35 है। यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 लेकिन जो द्रव्यमान है वो 37 है। तो ये सभी जो हैं कि समस्थानिक के उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि वह परमाणु जिसकी जो परमाणु संख्या हो वो समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसे हम समस्थानिक या आइसोटॉपिक कहते हैं। अब हम आगे इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। तो जब हम समस्थानिक से जो पदार्थ हमको मिलते हैं वो शुद्ध पदार्थ रहते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण भी जो होते हैं सामान्य होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण जो होंगे हमेशा समस्थानिक के समान होंगे लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं उनके रंग अलग हो सकते हैं, कलर अलग हो सकते हैं, प्राकृतिक जो होगी वो आकृति अलग हो सकती है, द्रव्यमान जो होगा कि वो अलग हो सकता है, लेकिन जो उनकी जो गुण होंगे रासायनिक प्रवृत्ति होगी वो सभी सेम रहते हैं। प्राकृतिक में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U यूनिफाइड है। ये U जो 3:1 में के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो आइए इसका पता लगाएं। ये प्राकृतिक में जो होती है 3:1 में पाई जाती है। तो 3 1 4 हमारा कितना हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 75% और यहाँ 25%। तो 35 गुने 75 जोड़ 37 गुने 25 माने 100 का 1/3 कितना हो जाएगा 25। तो हम दोनों को कैलकुलेशन किया तो हमारा क्या आ गया 35.5 यूनिफाइड। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। तो किसी भी प्राकृतिक में जो तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होंगे उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, अगर कोई तत्व का समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के होता है। अगर कोई भी तत्व का अगर समस्थानिक नहीं होगा तो जो उसका द्रव्यमान होगा वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक के रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत जानना होगा। अगर वो समस्थानिक के रूप में है तो प्रत्येक का प्रतिशत जानना होगा, उसके बाद ही हम उसके औसत जो द्रव्यमान होगा उसकी गणना कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत जो द्रव्यमान होगा वो 35.5 U यूनिफाइड होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, जो समस्थानिक होते हैं उनका क्या क्या अनुप्रयोग है उसे हम लोग देखते हैं। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इनमें से कुछ तो जो समस्थानिक होते हैं उनका जो उपयोग होता है वो हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा हम कहाँ करते हैं तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये सभी जो 3 बिंदुएं हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद भी होना चाहिए
कहे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि परमाणु भट्टी में हम जो ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम का। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी वो आप हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि कैंसर उपचार में किस समास्तनी का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का। तो इस तरह से किस समास्तनी के कारण घेघा रोग होता है, तो आयोडीन का। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, ये सभी आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम संभारिक आइसोवेट पढ़ते हैं। जो संभारिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जब दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18, विचार कीजिए परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो परमाणु जो होंगे उसमें प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न होंगे। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। तो हम समभारिक किसे कहेंगे, तो कोई भी तत्व है, समझ सकते हैं, कोई भी तत्व है जिसका परमाणु जो संख्या हो वो अलग हो और परमाणु भार जो हो, परमाणु द्रव्यमान जो हो वो समान हो, वो हमारा समभारिक कहलाता है। जैसे कि हम आर्गन को लेते हैं, तो आर्गन का जो होता है वो परमाणु संख्या 18 होते हैं, लेकिन जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है। उसी तरह से जब हम कैल्शियम को लेते हैं तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है। तो हम देख सकते हैं कि परमाणु का संख्या जो होती है इसका 18 है कैल्शियम का और आर्गन का 18 है, लेकिन दोनों का जो भार है वो समान है। दोनों का भार क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो उसे हम समभारिक कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इस अध्याय में हमने क्या क्या चीज़ों को सीखा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके समरी टाइप में हम सब चीज़ों को फिर से पुनः समझते चलते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु के कण हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों जो होते हैं परमाणु के कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन को खोज तो जे टॉमसन ने किया था और जो प्रोटॉन की खोज थी वो इंजीनियर गोल्डस्टीन ने की थी। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। तो जे टॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक तरबूजे या केक जैसी आकृति के गोलेकार में धंसे होते हैं, जिन्हें बाद में इंजीनियरों वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया था। आगे हमने देखा था कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु केंद्रक की खोज की थी। तो जो रदरफोर्ड थे वो परमाणु के केंद्रक की खोज किए थे। वो जब अल्फा किरण को ये सोने की पतली सी चादर से जब पास कराए थे अल्फा रे को, तो वो देखे थे कि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो स्कैटर नहीं हो रही थी, बाहर चली जा रही थी, और कुछ ही जो थी कि वो स्कैटर हो रही थी। और जो 12,000 कण पर एक जो था कि 180 डिग्री पर विक्षेपित हो रही थी, 180 डिग्री पर विक्षेपित हो रही थी। तो उन्होंने इन सभी से तथ्यों से पता लगाया कि जो परमाणु के बहुत सारे भाग होते हैं वो खोखले होते हैं और जो परमाणु के सभी जो द्रव्यमान होते हैं वो केंद्र में स्थित होते हैं। आगे उन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटे केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल को व्याख्या नहीं की जा सकी। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जो परमाणु के अंदर जो बहुत छोटे छोटे केंद्रक होते हैं और सारा उसी में रहते हैं, जैसे द्रव्यमान जो होता है किसी भी वो केंद्रक में ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। आगे नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल था और नील बोर थे उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया वो अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है
तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। उन्होंने नील्स बोर ने कहा कि जो अगर परमाणु की बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं, वितरित होते रहते हैं। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऋण आवेशित होंगे, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं कि अनावेशित होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निगेटिव होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई चार्ज, नो चार्ज होगा, नो आवेशित, नो चार्ज। आगे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो 1/2000 गुना होता है किसके, हाइड्रोजन परमाणु के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनमें प्रत्येक जो द्रव्यमान होगा 1 इकाई लिया जाता है, 1 U लिया जाता है। परमाणु के कक्षा को KLMN नाम दिया जाता है। तो मुख्यतः जो परमाणु के कक्षा होते हैं वो 4 हैं, KLMN। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। तो संयोजकता क्या होती है, तो किसी भी परमाणु की संयोजन शक्ति है वो किसी से अभिक्रिया करने की शक्ति को दर्शाता है। और संयोजकता क्या है, तो कह सकते हैं कि जो ये किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे त्यागने और ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वही हमारी संयोजकता कहलाती है। आगे हमने देखा था कि एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जो परमाणु संख्या होंगे वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, और जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर न्यूक्लियॉन कहने का मतलब होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की द्रव्यमान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वही हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। वो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु संख्या जो रहती है वो सामान्य होती है, वो हमारा समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक को हम आसानी से कह सकते हैं कि वह तत्व एक ही प्रकार के तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो हमारा समस्थानिक कहलाता है। आगे हमने समभारिक के बारे में देखा था। तो समभारिक में क्या होते हैं कि परमाणु संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान जो होते हैं, द्रव्यमान संख्या वो सेम होते हैं। हमने इसको आर्गन और कैल्शियम से देखा था, आर्गन और कैल्शियम से देखा था। तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40 था, आर्गन का भी द्रव्यमान 40 था, लेकिन संकेत जो थे आर्गन का 18, कैल्शियम का 20 था। तो समभारिक जो होते हैं वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो हमारा समभारिक कहलाती है। आगे हमने देखा था तत्वों के उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो जो तत्व होते हैं उन्हें हम उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर इस तरह से हमारा अध्याय NCERT क्लास 9 विज्ञान विषय का अध्याय 4 परमाणु की संरचना समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर इस अध्याय से रिलेटेड आपको कोई समस्या है या किसी भी अध्याय से रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज 504 पे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके समस्याओं को सुना जाएगा और बेहतर तरीके से उसका हल दिया जाएगा ताकि आपके आने वाले एग्जामों में कोई समस्या न रहे। तो उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।